अब तक रेवा की नजरें मही पर जाती है, जिसने ने कुसुम जी का पल्लू एक बार के लिए भी नहीं छोड़ा था और एक तक रेवा को देखे जा रही थी। रेवा ने थोड़ा मुड़कर उसे देखा। तभी दादाजी ने आगे आते हुए कहा, ये तुम्हारी छोटी बहन है मही। ये सुनते ही रेवा मही के सामने जाके उसके घुटनों पर बैठ गई और मही के एक गाल पर प्यारी सी किस कर लेती है। ये देखकर दादाजी और कुसुम जी के तो लिए का ठिकाना ही नहीं रहता और हमारी मही तो 7वें आसमान पर पहुंच जाती है। वो तो खिलखिला के हंसते हुए रेवा के गले लगकर बोली, ये पारी माँ आ गई, अब मही को किसी से डरने की जरूरत नहीं है। ये सुन रुद्राक्ष और रेवा मही को आश्चर्य से देखाने लगते हैं। अब आगे मही की बात सुनकर वहाँ कुछ लोगों के चेहरे के रंग उड़ जाते हैं। तभी दादाजी ने बात को बदलते हुए कहा, तुम दोनों थक गए होंगे, पहले तुम दोनों अपने कमरे में जाके आराम कर लो। मैं रात के खाने पर तुम्हें सारे परिवार से मिलवाता हूँ, अभी सब यह नहीं है। दादाजी की बात सुनकर रुद्राक्ष और रेवा अपना सर हाँ में हिलते हैं। उनके आने से पहले ही कुसुम जी ने उन दोनों का कमरा रेडी करवा दिया था। रुद्राक्ष और रेवा अपने अपने कमरे में चले गए। शाम को कुसुम जी आई और उन्हें डिनर के लिए बुला के चली गई। रात के वक्त सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। कुसुम जी ने रुद्राक्ष और रेवा को भी बता दिया था, पर वो दोनों अब तक आए नहीं थे। बाकी लोग उनका इंतजार कर रहे थे। ये देख रुक्मणी जी ने कहा, कुसुम तुमने उन दोनों को बता तो दिया था न कि उन्हें 8 बजे डिनर के लिए आ जाना है। कुसुम जी, जी माँ जी, मैंने उनसे कहा था, वो दोनों आते ही होंगे। आज उनका घर में पहला दिन है। तो शायद थोड़ा लेट हो गए होंगे। वैशाली, अब बस भी करो। कुसुम, उन्हें आए 1 दिन भी नहीं हुआ और तुम उनकी माँ बनकर उनकी पैरवी कर रही हो। सौतेली हो, सौतेली की तरह रहो ना। बोलते बोलते वो रुक गई। जब सबके कानों में किसी के पायल की आवाज सुनाई दी, उन सबने सर उठा के देखा तो रुद्राक्ष डाइनिंग टेबल के थोड़ा दूर खड़ा था और रेवा सीढ़ियों से उतरकर नीचे आ रही थी। वो दोनों साथ में आकर कुसुम जी और मही के पास आकर बैठ गए। रुद्राक्ष ने एक नजर सबको देखा और फिर वैशाली की तरफ देखकर कहा, आप हमारी माँ से कुछ कह रही थी, आपने बात अधूरी क्यों छोड़ दी, पूरी क्यों नहीं करती? रुद्राक्ष के इतना कहते ही डाइनिंग टेबल पर एक ऑलवर्ड साइलेंस फैल गया। दादाजी ने माहौल की गंभीरता को समझते हुए कहा, रुद्राक्ष, रेवा, तुम दोनों अब तक सबसे मिले नहीं न? मैं तुम्हारा सबसे परिचय करवाया हो। ये कहते हुए उन्होंने रुक्मणी जी की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये तुम्हारी दादी जी है। ये सुन दोनों ने उन्हें नमस्ते किया। दादी जी के बारे में, दरअसल रुक्मणी जी एक घमंडी और लालची किस्म की औरत थी। वो गरीबों को अपने आगे कुछ भी नहीं समझती थी और उनकी बेटी भी उन्हीं की तरह थी। पर राजेंद्र जी बहुत ही सरल और सख्त इंसान थे। रुक्मणी जी की राजेंद्र जी और उनके छोटे बेटे प्रताप के आगे बहुत ही काम चलती थी। रुक्मणी जी का कुसुम को पसंद ना करने की बस एक ही वजह थी कि वो एक अनाथ थी और प्रताप ने किसी को भी बिना बताए उससे शादी करके उसे घर ले आया था। इतना ही नहीं, वो तो महिमा जी को भी इतना पसंद नहीं करती थी, क्योंकि उस वक्त वो प्रताप की शादी अपनी ही एक सहेली की बेटी से करवाना चाहती थी। पर प्रताप ने उन्हें साफ इनकार कर दिया और मौके का फायदा उठाकर राजेंद्र जी ने प्रताप की शादी अपने खास दोस्त राजेश मल्लिक, जो कि अपने समय के एक आर्मी के कमांडर हुआ करते थे, उनकी एक लौती बेटी महिमा से करवा दी थी। इसलिए उन्होंने महिमा को भी कभी पसंद नहीं किया। पर राजेंद्र जी और प्रताप के सामने वो कुछ नहीं कर सकती थी। रुक्मणी जी अपनी इसी जलन और गुस्से के चलते उन्हें अब प्रताप को भी नापसंद करती थी। इतना ही नहीं, वो तो मही को भी पसंद नहीं करती थी और उसके साथ अछूतों वाला व्यवहार करती थी और उसे कभी कभी मरती भी थी। इस वजह से मही उनके सामने जाने से भी डरती थी।
वैसे तो उन्हें रुद्राक्ष और रेवा भी कुछ खास पसंद नहीं आए थे। किस तरह की दादी ही यार ये बहू पसंद नहीं, ये समझ में आता है। इंडिया में 90% सास को बहुएं पसंद नहीं है पर बेटे के बच्चों से तो प्यार करती ही हैं। खैर हमें क्या, हम अपनी खानी पर फोकस करते हैं। दादाजी ने बारी बारी से बाकी सबकी तरफ इशारा करते हुए कहा, ये तुम्हारे बड़े पापा महेंद्र रावत है। उनके बगल में तुम्हारी बड़ी माँ वैशाली रावत, वो तुम्हारा बड़ा भाई आकाश रावत और वो तुम्हारी बहन रूपाली रावत। रुद्राक्ष और रेवा ने बाकी सबको भी नमस्ते किया। महेंद्र रावत एक बहुत ही लालची किस्म के इंसान थे। वो अपने छोटे भाई से काफी जलते भी थे, क्योंकि उनकी एक गलती की वजह से उन्होंने सारा बिजनेस अपने छोटे बेटे को दे दिया था। वो अपनी ही कंपनी में एक डायरेक्टर की पोजीशन पर काम करते थे, पर वहाँ भी वो फंड्स की चोरी करते थे। वैशाली रावत एक चालबाज औरत थी। इतना ही नहीं, उन्हें अपने रावत खानदान की बड़ी बहू होने का काफी घमंड भी था। वो हमेशा ही अपनी सहेलियों में अपने रावत खानदान की बड़ी बहू होने का शो ऑफ करती थी, पर सच तो ये था कि वो सिर्फ नाम के लिए बड़ी बहू है। बाकी सारी जिम्मेदारी पर हक तो कुसुम के पास है, वो भी दादाजी की वजह से। घर में वैशाली की एक भी नहीं चलती ही, पर वो रुक्मणी जी की सहेली की बेटी भी थी, इसलिए रुक्मणी जी उसे हमेशा से कुसुम और महिमा से ऊपर रखती थी। और कुसुम कोडोट हमेशा अनाथ होने का और अपने बेटे को प्यार के जल में फंसाने का तना मरती थी। रूपाली भी अपनी माँ की तरह ही थी। और आकाश तो खुद को रावत इंडस्ट्रीज का वारिस बताता था, खुद कोडोट, क्योंकि वो उस परिवार में एक लौटा बेटा था। वैसे वो भी अपने माँ बाप से कुछ कम बुरा नहीं था। दादाजी, इनके अलावा तुम्हारी एक बुआ भी है, को इस वक्त अपने ससुराल के है। रुद्राक्ष और रेवा बस अपना सर हिला रहे थे। दादाजी, तुम्हारे पापा इस वक्त कंपनी के काम से अभी बाहर गए हैं, उन्हें अभी तुम्हारे आने के बारे में पता नहीं है। कुसुम जी, मैं तो ये सोच रही हूँ पापा की क्यों ना हम उनको रुद्राक्ष और रेवा के बारे में एक सरप्राइज दे, क्या कहते हैं आप लोग? रुद्राक्ष, जैसा आप चाहे माँ। तब तक टेबल पे ढेर सारा खाना सजा दिया गया था। कुसुम जी सभी को खाना परोसती है, वो रुद्राक्ष और रेवा को भी खाना परोसती है। कुसुम जी, वैसे मुझे तुम दोनों की पसंद के बारे में ज्यादा पता नहीं, इसलिए मैंने अपने हिसाब से कुछ चीज बनाई है। आई होप कि तुम दोनों को पसंद आएगा। रेवा खीर का पहला बाइट लेते ही आंखें बंद कर लेती है और रुद्राक्ष को भी खीर खाने का इशारा करती है। ये देख के रुद्राक्ष भी खीर खाता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हुए एक साथ सामने रखा खीर का बाउल उठा लेते हैं। इनकी ये हरकत देखकर दादी जी गुस्से में कहती है, ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? क्या तुम्हें पता नहीं कि डाइनिंग टेबल पर कैसे बिहेव करना चाहिए? दादी की आवाज सुन रेवा के हाथ से बाउल छूट गया, पर रुद्राक्ष ने संभाल लिया। वो दोनों दादी को असमंजस में देखने लगे। रूपाली, छोड़िए ना दादी, ये दोनों जंगल के एक आश्रम से आए हैं, उन्होंने कभी अच्छा खाना देखा नहीं होगा, खाने की तो बात ही दूर है, इसलिए उनसे ये हो गया। अब माफ भी कर दीजिए इन्हें, ये इनका यह पहला दिन है। हम आपसे वादा करते हैं कि हम इन्हें सारे मीनार सिखा देंगे। अगर कोई बेवकूफ ये सुनता तो उसे लगता कि रूपाली उनकी पैरवी कर रही है, उन्हें दादी के गुस्से से बचाने के लिए। लेकिन रुद्राक्ष और रेवा जानते थे कि उसके कहने का क्या मतलब है। कुछ देर बाद वो उन दोनों को ऑर्डर देने के लहजे में बोलती है, दादी माँ से माफी मांगो, चलो वो तुम दोनों को माफ कर देगी तुम्हारी इस बदतमीजी के लिए। रुद्राक्ष भावहीन चेहरे के साथ उसे देखते हुए, हम भी वजह माफी क्यों मांगे? और पहले तो एक बात बताओ, है दादी जी के साथ बदतमीजी की कब?
रुद्राक्ष की बात सुन वहां चारों ओर शांति छा जाती है। दादी जी गुस्से से उन दोनों को देखने लगती है, जिसे उन्हें कच्चा ही खा जाएंगी। तो क्या होगा स्टोरी में आगे, क्या करेंगी दादी माँ रुद्राक्ष और रेवा के साथ, जानने के लिए सुनते रहिए यह नोवेल। और अगर चैनल पर नई है सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपको ये पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। स्टोरी अभी जारी रहेगी तो चैनल पर बने रहना, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। आपकी अपनी निशा।